मैं विजय रंजन मूलतः हिंदी सिनेमा का विद्यार्थी हूँ और इसी सिलसिले में मेरा समृद्ध परिचय आलम शाह खां के साहित्य से हुआ। हिंदी कथा साहित्य पर उसके फिल्मांतरण पर मैं लिख रहा था जब मैंने फिल्म कोक 1994 जो उनकी कहानी किराए की कोक का तथाकथित फिल्मी रूपांतर है को देखा। दुर्भाग्य है कि कहानी और फिल्म दोनों ही आसानी से उपलब्ध नहीं होती। खैर, फिल्म तो भूल जाने लायक है और उसे तलाशने की आवश्यकता भी नहीं है। मैं किसी साहित्य आलोचक के रूप में नहीं, केवल एक साहित्य, सिनेमा आदि के सहृदयी रसिक के रूप में कुछ भाव विचार आलम शाह खां के कथा साहित्य पर प्रस्तुत करता हूं। अस्तु। किराए की कोख पढ़ने के बाद या तो आप स्तंभित, कारणवश स्तब्ध शब्द का प्रयोग नहीं है, हो सकते हैं, या अति विचलित इतने कि आसानी से नींद नहीं आ सकती। कहानी की विषय वस्तु, कहानी की अभद्र तलछड़ी भाषा और घटनाओं की पृष्ठभूमि का चित्रण, भद्र समाज के पात्रों की विद्रूप कुटिलता और मजलूम का अमानवीय दारुण्य इतनी आसानी से हजम नहीं हो पाता। इस कहानी और उनकी अनेक कहानियों का पुनः साक्षात्कार करना आवश्यक है, परंतु ये अपने सूख गए नासूर को हल्की उंगलियों के स्पर्श से सहलाना जैसा है। स्तंभन बोध की भूमिका बनाता है तो विचलन कार्य के उत्तेजित। यह अलग और विचित्र प्रकार का काव्य रसास्वाद है जो कम से कम हिंदी साहित्य में देखने को नहीं मिलता। उर्दू के कथाकार सादत हसन मंटो को पढ़ने के बाद अनुभव होता है। हालांकि भारतीय रस सिद्धांत में विभत्स को एक वैध रस माना गया है, परंतु कोई विशेष साहित्य नहीं लिखा गया। विभत्स रस का वर्णन अधिकतर युद्ध भूमि के संहारक विषय में ही लिखा गया है। हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक अनुबंधन में इस रस के अधिकतर किस्सों में उद्दात और अध्यात्म को जोड़ दिया जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान की लावारिस क्षत विक्षत सामान्य सैनिकों की लाशों को भी कर्म और मोक्ष की उद्घोष में अनदेखा किया जाता है। यहां तक कि विभत्स के विवेकजा और प्रायिकी प्रकार में शांति और भक्ति भाव में नारी के शरीर के लिए क्षणिक मोह को विभत्स रस में वर्णित किया गया है। वारिस्त्र भरनाभिवेशनम एतन्मास वसादि विकारम। आलम शाह खान के साहित्य में विभत्स रहता है। विभत्स कहीं भी काव्य शास्त्र का रहस्यवादी अद्भुत नहीं बनता। यह विलक्षण है और बड़ी उपलब्धि भी। पारंपरिक रस विवेचन में विभत्स के करुण, भयानक तथा रौद्र सहयोगी या सहचर है। शांत रस से भी इसकी निकटता अनिवार्य है, क्योंकि बहुधा विभत्सता का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है और अंततः शांत रस के स्थायी भाव शम का पोषण करता है। आलम शाह खान कोई शांत होने का सुख नहीं देता। पृष्ठभूमि के वर्णन में गंदगी के ढेर में कोई लगे पानी में कीड़े कुलबुलाते हैं तो बाप अपने बेटे को उसकी मुझ की औलाद बताता है। स्तंभन अथवा विचलन। उनका कथा साहित्य विभत्स में सीमित नहीं रहता। वह संभवतः पहले कथाकार हैं जिन्होंने ऐसे दलित और वंचित तबके को चुना जिनके जीवन को झांकना भी सुख कर नहीं है। उस तबक्के के लिए उनकी समानाभूति असाधारण है। कौन सोच सकता है कि ऐसा परिवार जो मुर्दों के दफन के लिए पोशाक बनाकर रोज बरोज जीने का जुगाड़ करता है, उन पर लिखा जा सकता है। शहर में अशांति के कारण वह भूखमरी की स्थिति में हैं और अशांति के बाद के परिणाम में अनेक मुर्दाओं की पोशाक बनाने की समय सीमा डेडलाइन पूरी करने के लिए
सारा परिवार जी जान से जुड़ जाता है और तन तोड़ मेहनत करता है। पोशाक के लिए बटन चुनने, कपड़ा चुनने आदि में उनका प्रेम लगभग श्रृंगारिक लगता है। इसी श्रृंगारिकता में वह अपने लिए ही मृत्यु का जामा और पोशाक बना लेते हैं। मुर्दों की अंतिम पहचान देने वाले खुद मृत प्राय हैं। ये विडंबना अति तीक्ष्ण है, परंतु इसमें अंतर्गुम्फित है मानवीय कारुण्य। कटाक्ष की परिणति करुण है। आलम शाह खां इन आंखों की नमी से, उनके वजू से मानो जंगल हरे होते हैं। घिनौने यथार्थ को साहित्यिक रूप में ग्राह्य बनाने के लिए आधुनिक वामपंथी वैचारिकी का अवगुंठन मंडन किया जाता है। आलम शाह खान अपने वक्तव्य में स्वयं को दलित, दमित और वंचित का हिमायती बताते हैं। शोषणकारी राजनैतिक और प्रशासनिक अन्यायी क्रूरता और राक्षसी सत्ता संपदा लोभ इंगित करते हैं, परंतु उनका मुख्य पूर्वाधिकार सामाजिक संरचना में निहित है और उसमें वे संरचनात्मक सांस्कृतिक शोषण का भी संकेत कर देते हैं। अपने लेख कहानी की बात पीड़ा का पिरामिड में व्यवस्था, विधान और न्याय के त्रिभुज पर टीका तंत्र को पीड़िक पिरामिड संज्ञा देते हैं। अदना और उपेक्षित जन ही शासन विधान है और न्याय के त्रिभुज के आधार बिंदु। जब जब शासन निरंकुश होता है, विधान मार्ग बनता है, न्याय उन्हें कम तौलता है और आधार पर असहनीय बोझ बढ़ता है। तब यह असहनीय बोझ बढ़ता है, तब ही ये आधार बिंदु कसमसाने लगते हैं। सच कहते हैं आलम शाह खान कि इतिहास मुझे बेचैन करता है और भूगोल भी। इतिहास कम, भूगोल ने उन्हें अधिक परेशान किया है। शायद ये प्रथम कहानीकार है जिनकी कहानियों में इतिहास के स्थान पर भूगोल यानी कि जमीनी हकीकत की विद्रुपता इतनी प्रबलता से प्रकट हुई है। भूगोल का सामाजिक घेट्टो पृथकृत वर्ग विशेष के लोगों की बस्ती दम घोटू है। उपेक्षित की पीड़ा कहीं आक्रोश में परिवर्तित नहीं होती, ना ही कहीं कोई प्रचारात्मक नारा बनती है, ना ही कोई आशावंत संदेश। कहानी पियारे की प्यास का सफर में एक ढाबे में काम कर रहा 12 साल का छोकरा अपनी प्यास बुझाने रात को पानी पीने के लिए उठता है। तभी उसका मालिक उसे पानी लाने के लिए आदेश देता है और वह उसे पानी देकर बिना अपनी प्यास बुझाए लौट आता है। उसे खबर ही नहीं है कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए उठा था। मालिक की गुलामी इस कदर अंदर धस गई है कि उसे केवल मालिक का हुक्म सुनाई देता है, जिसमें उसकी प्यास भी मायने नहीं रखती। वह एक यंत्रवत गुलाम है। इन गुलामों के हुजूम में कोई भी सर्वहारा विद्रोह की संभावना का विचार भी असंभव लगता है। उपरोक्त विचार स्पष्ट वामपंथी आवाज है, परंतु ये आवाज, यह वैचारिकी कहीं भी आलम शाह के साहित्य में कलाकृति पर हावी नहीं हुई। यह उनके कथा साहित्य और उनके कहानीकार होने की महानता है। भारत में विशेषाधिकृत सांस्कृतिक और राजनीतिक समाज के पनप रहे दौर में उन्होंने अपने लघुमती होने के की वस्तु स्थिति की पीड़ा को सहा है। किराए की कोख कहानी पर उन्हें धर्मावलंबी वर्ग के अन्यायी और क्रूर लांछन सहने पड़े। वे स्वयं एक मुसलमान का सांप्रत आख्यान बताते हैं। नाम एक अदना लड़का, बाप आतंक खान, माँ मजलूम बानो, जात जीना, धर्म लड़ना, निवास भारत का कोई कोना। इन शब्दों में कहानी अपने आप में संपूर्ण है। इन सब के बावजूद उनकी किसी भी कहानी में इस उपेक्षित वर्ग की पीड़ा को कटुता से बयान नहीं किया गया। उनकी मानवीय करुणा का दरिया बहता ही रहता है। मैं अपने आप को अहोभागी समझता हूँ, अहोभागी मानता हूँ कि मैं आज इस योग्य हुआ कि उनको श्रद्धांजलि दे पाऊँ।